नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आप सबका ट्रांसप्लांट कॉन्वर्सेशंस पॉडकास्ट में। और आज का टॉपिक है बोन मैरो ट्रांसप्लांट फॉर चाइल्डहुड कैंसर ल्यूकीमिया। ब्लड कैंसर एक कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों में, सबसे कॉमन कैंसर यही होता है और इन बच्चों को इलाज के लिए कीमोथेरेपी एक कॉमन इलाज है जिससे वो ठीक हो जाते हैं। ज़्यादातर बच्चे ठीक हो जाते हैं, बट कुछ बच्चे जो कीमोथेरेपी से ना ठीक हो पाएँ उनके लिए क्या लेटेस्ट इलाज हैं, क्या क्या कुछ चल रहा है, उस बारे में आज के पॉडकास्ट में डिस्कशन होगा, हम बातचीत करेंगे। आज के पॉडकास्ट में मेरे साथ हैं हमारे मेहमान डॉक्टर विपुल गुप्ता, जो कि एक पीडियाट्रिशियन है फोर्टिस एस्कॉट्स हॉस्पिटल फरीदाबाद में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। और मेरा नाम है डॉक्टर एसपी यादव, मैं मेदांता हॉस्पिटल में चाइल्ड ब्लड एंड कैंसर डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ। डॉक्टर साहब, जैसे आज का जो टॉपिक है वो है बच्चों में ब्लड कैंसर और उसमें आगे की क्या नए इलाज हैं, क्या लेटेस्ट इलाज है, उसके बारे में हम जानकारी देना चाहते हैं हमारे श्रोताओं को। और हमारा एक पार्ट पहले हो चुका है जिसमें हम कॉमन ब्लड कैंसर के क्या लक्षण होते हैं, कैसे डायग्नोज होता है, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। जी। तो मैं जानना चाहूँगा कि जैसे आपकी प्रैक्टिस में जब भी पेशेंट्स को ब्लड कैंसर डायग्नोज होता है, बच्चों को या यंग एडल्ट्स को, तो वो आप ऑब्वियसली उनको भेजते हैं ट्रीटमेंट के लिए कैंसर सेंटर्स में और उनका ट्रीटमेंट हो जाता है। और जैसे कि हमें पता है कि एक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकीमिया के करीब 80 से 90% लोग ठीक हो जाते हैं आज की डेट में। एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया के भी 50% से ज़्यादा लोग ठीक हो जाते हैं हमेशा के लिए। पर जो बाकी पेशेंट्स हैं जो ना ठीक हो पाएँ या जिनमें रिलैप्स हो जाए, तो क्या आपकी प्रैक्टिस में ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनका ट्रीटमेंट सब खत्म हो गया और वो रूटीन सब सही चल रहा है और अचानक एक दिन आपके क्लिनिक में आए कि उनकी रिपोर्ट्स में पता चला या आपको शक हुआ कि ये तो बीमारी वापस आ रही है? तो बताइए कुछ कि रिलैप्स कितना आपकी प्रैक्टिस में आपने देखा है और कैसा रिएक्शंस होते हैं और आप कैसे शक करते हैं कि रिलैप्स हो सकता है? बिल्कुल सर, इस तरह के केसेस आते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली तो नहीं कहूँगा कि, बट हमें नाउ एंड देन एक दो केसेस ऐसे देखने को मिलते हैं। ईजी हमारे लिए डायग्नोस करना इसलिए हो जाता है कि उनके पास पुराने पेपर्स होते हैं और उस तरह के सिम्टम्स उन्हें दोबारा आ रहे हैं, जैसे लिम्फ नोड्स अगर बढ़ रहे हैं, फीवर कंटिन्यूस फीवर आ रहा है, या फिर उन्होंने ब्लड टेस्ट कराए हैं जिसकी वजह से उनको खुद को एक डाउट हो जाता है, बिकॉज उनकी हिस्ट्री ऐसी रही है, तो इवन दे आर लिटिल एजुकेटेड नाउ। ठीक है, तो बहुत आपने सही पॉइंट्स उठाए हैं कि भाई जिसमें ऑलरेडी नोन केस है और वो आपके पास आया है और आपको पता है कि इसको ये पहले बीमारी थी, तो जैसे कोई भी लक्षण आए, गिल्टियाँ निकल आई या बुखार चल रहा है या जो रूटीन ब्लड टेस्ट होते हैं और उसमें दिख रहा है कि रिपोर्ट्स गड़बड़ हैं, उसमें हीमोग्लोबिन कम हो रहा है या ब्लड के अंदर ही कुछ एबनॉर्मल सेल्स दिख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप पेशेंट को आपको शक होता है कि हाँ ये रिलैप्स हो सकता है। तो आप फैमिली को कैसे समझाते हैं या कैसे डील करते हैं कि अब आगे क्या करना है या कैसे जाना है? सर, ऐसे केसेस में जनरली जो होता है कि उनकी प्रीवियस ट्रीटमेंट क्या लिया गया है उस पर बहुत डिपेंड करता है, बिकॉज आजकल जो नई मोडालिटी आई है, हम वही कोशिश करते हैं अटेंडेंट को, पेशेंट को ये चीज़ समझाने की कि आजकल जो फैसिलिटीज़ हैं, जो मोडालिटीज़ हैं, वो बहुत एडवांस हो गई हैं और उसकी वजह से जो ट्रीटमेंट रिलैप्स का भी है वो भी काफ़ी हद तक पॉसिबल है, जो कि पहले नहीं होता था। तो बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया कि देयर इज़ लॉट ऑफ होप, उम्मीद है। और जो एक हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ है कि कैंसर का वापस आना फैमिली को शैटर कर देता है कि बड़ी मुश्किल से पहली बार ठीक हुआ और बीमारी फिर से वापस आ गई और बहुत सारे लोग गिव अप करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता और ट्रीटमेंट हम नहीं लेंगे, बट हमें उनको ये जागरूक कराना है या बताना है कि बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं और ट्रीटमेंट संभव है रिलैप्स केसेस में भी। तो आप जैसे उनको रेफ़र करते हैं तो पेशेंट्स फर्दर ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, तो एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक कॉमनली ऑफर ट्रीटमेंट होता है रिलैप्स केसेस में। हाँ सर, तो पेशेंट्स जब आपसे पूछते हैं कि हमें बोन मैरो, आप उन्हें बताते हैं कि शायद ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ेगी, तो कितने घबरा जाते हैं या क्या पूछते हैं आपसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में? उनको किस तरीके के फियर्स होते हैं? सर, सबसे पहला फेयर तो उनका ये होता है कि क्या ये जो मोडालिटी है हमारी, इसके बाद दोबारा रिलैप्स होगा, इसके सक्सेस रेट्स कितने हैं। दूसरा अमूमन जो एक क्वेश्चन आता है कि उसकी जो
खर्चा है, चार्जेस हैं जो भी, वो किस तरीके से होंगे, कितने दिन तक ट्रीटमेंट चलता है, किस तरीके का ट्रीटमेंट होता है? तो मैं इन चीज़ों जी। को हाँ, थोड़ा सर, सा वो जवाब हम दे आपसे देता हूँ, जानना क्योंकि ये चाहेंगे बहुत कि कॉमन क्वेश्चंस हैं जो जी, पेशेंट्स जी, पूछते हैं अपने लोकल डॉक्टर से। जी, और एज अ ट्रांसप्लांट फिजिशियन मैं जो भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको बताना चाहूँगा कि पहला चीज़ है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते कैसे हैं, क्या करते हैं इसमें, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता कि ये सर्जरी नहीं है, ये एक मेडिकल प्रोसीजर है। तो इसमें जो पेशेंट का जो हड्डियों में जहाँ खून बनता है उसको बोलते हैं बोन मैरो, और ब्लड कैंसर बोन मैरो में ही शुरुआत होती है, वहीं से शुरू होता है। तो हमें उस कैंसर को जड़ से ख़त्म करना है। तो उसके लिए हम चाहते हैं कि हम एक नया बोन मैरो दें, किसी सगे भाई बहन से या माता पिता से या फैमिली के बाहर से डोनर से। उसका बोन मैरो अगर हम इसके अंदर फिट कर देंगे तो उसको बोलते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट। तो उसके लिए 7-8 दिन हमें पहले दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, कैंसर की इम्यून सप्रेशन दवाइयाँ, जिससे कि पुराना बोन मैरो ख़त्म हो जाए, पुराना ब्लड बनना बंद हो जाए। तो 7 दिन तक दवाइयाँ चलती हैं। उसके बाद जो डोनर है उससे हम कुछ बोन मैरो लेते हैं, करीब 100-200 ग्राम 300 ग्राम, डिपेंड करता है कि बच्चे का वजन कितना है जिसको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। वो ब्लड के जैसा ही होता है, और जैसे ब्लड चढ़ाया जाता है वैसे ही बोन मैरो को चढ़ाया जाता है जी। और ये पेशेंट के अंदर अपने आप ऑटोमेटिकली उनकी हड्डियों में चले जाते हैं बोन मैरो सेल्स। वहाँ जाके वो नया खून बनाने लगते हैं। जो नया खून बनता है वो एक नई ताकत लेके आता है, नया इम्यून सिस्टम लेके आता है, जिससे कि वो कैंसर को मार सके और ब्लड कैंसर हमेशा के लिए ठीक हो जाए जी। तो इसमें सक्सेस करीब, जिनका कैंसर वेल कंट्रोल्ड है, ट्रांसप्लांट से पहले हमें कैंसर को रिमिशन में ले जाना जरूरी है, कंट्रोल करना जरूरी है। अगर कैंसर पहले कंट्रोल में नहीं आया तो ट्रांसप्लांट से कोई फायदा नहीं होगा, जीरो फायदा होगा। तो ट्रांसप्लांट से पहले बीमारी को कंट्रोल में लाना जरूरी है। उसके क्या तरीके हैं, कैसे कंट्रोल में ला सकते हैं? पुराने जमाने में कीमोथेरेपी एक ऑप्शन होता था कि भाई और स्ट्रॉन्ग कीमो दे दो और कैंसर कंट्रोल करो और फिर ट्रांसप्लांट कर दो। ठीक है। पर उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, उसको टॉलरेट करना मुश्किल होता है। स्ट्रॉन्ग कीमोथेरेपी से मुंह में छाले, पेट में छाले, डायरिया, फीवर, इन्फेक्शंस, लॉन्ग स्टे इन हॉस्पिटल, ये सब की जरूरत पड़ती है, और इन्फेक्शंस होना। जी। आजकल कुछ नए ट्रीटमेंट्स आ गए जिनको बोलते हैं इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी के मायने हैं कि हमारे पास टारगेटेड एंटीबॉडीज हैं जो कैंसर को टारगेट कर सकती हैं। जैसे ब्लड कैंसर में CD19 होता है, एक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकीमिया में बी सेल टाइप में CD19 और CD22, ये 2 प्रोटीन्स मौजूद होते हैं जिनके खिलाफ एंटीबॉडी अवेलेबल, इंजेक्शन अवेलेबल है, जो पेशेंट को अगर दिया जाए तो कैंसर झटपट गायब हो जाता है और कंट्रोल में आ जाता है। तो काफ़ी पेशेंट्स को इम्यूनोथेरेपी से भी कैंसर को कंट्रोल किया जा सकता है। तो डिसीजन डिपेंड करता है कि पहले कितना ट्रीटमेंट मिल चुका है, कितनी स्ट्रॉन्ग कीमो मिली है। अगर लगता है कि हल्की कीमो मिली है तो हम स्ट्रॉन्ग कीमो भी दे सकते हैं जी। पर बहुत सारी कीमो मिल चुकी है या बार बार रिलैप्स कर चुके हैं तो उन केसेस में इम्यूनोथेरेपी को प्रेफर किया जाता है, जिसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम हैं और उससे कैंसर जल्दी कंट्रोल हो जाता है। इसके अलावा जो एक और तरीका है कैंसर को कंट्रोल करने का, वो है CAR-T सेल थेरेपी। तो सेल थेरेपी जो चीज़ है काफ़ी नई है, जो बहुत सारे लोग जानना भी चाहते हैं कि क्या चीज़ है CAR-T सेल थेरेपी। तो इसमें जैसे हमें मालूम है कि हमारे अंदर इम्यून सेल्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स, हर किसी के अंदर, जो वायरस से लड़ते हैं, बैक्टीरिया से लड़ते हैं। ये टी लिम्फोसाइट्स ताकत रखते हैं कैंसर को भी मारने की। बट नॉर्मली जिसको कैंसर है, समहाउ उसके टी सेल्स उस कैंसर को नहीं मार पाते हैं और कैंसर बढ़ता रहता है। तो हम अगर पेशेंट के टी सेल्स को बाहर निकालें और लैब में उनको चेंज कर दें, जेनेटिक कोड उनका चेंज करें विद द हेल्प ऑफ अ वायरस, ताकि एक नया रिसेप्टर बन जाए उन पे जो कैंसर पे अटैच हो सके। इस रिसेप्टर को बोलते हैं काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, CAR। और इन टी सेल्स को बोलते हैं CAR-T सेल्स। तो इनको लैब में बनाया जाता है और इन सेल्स को वापस अंदर डाला जाता है और ये कैंसर को जाके मारते हैं और कैंसर कंट्रोल हो जाता है। तो ये एक नया ट्रीटमेंट है जिससे कैंसर को कंट्रोल किया जा सकता है। तो जो भी रिलैप्स केसेस हैं उनका कैंसर पहले कंट्रोल करना है कीमोथेरेपी से, इम्यूनोथेरेपी से या सेल थेरेपी से। इन 3 में से हमें डिपेंड करता है कि कौन सा सूटेबल रहेगा, वो डॉक्टर डिसाइड करता है क्या बेस्ट रहेगा पेशेंट के लिए। और एक बार जब कैंसर कंट्रोल हो गया उसके बाद हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं कि हम नया बोन मैरो डालते हैं और जो जाके कैंसर को परमानेंटली ख़त्म कर देता है और इससे आप हमेशा के लिए ठीक हो सकते हैं। करीब 70% लोग इस ट्रीटमेंट से हमेशा के लिए ठीक हो सकते हैं।
ठीक है सर। तो जैसे कि ट्रांसप्लांट तो हो गया पेशेंट का और वो करीब 3 महीने तक ट्रांसप्लांट सेंटर में रहना पड़ता है, उनको वहाँ केयर चलता है और वो वापस कम्युनिटी में जब आता है तो आपके पास आता है, तो आप कैसे उनको मॉनिटर करते हैं या किन चीज़ों के लिए देखते हैं? जब 3-4 महीने हो जाते हैं ट्रांसप्लांट के, उनकी दवाइयाँ काफ़ी कम हो जाती हैं, तो अगर आपके क्लिनिक में आते हैं तो आप किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं या कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं मेन फिजिशियन से, बीएमटी फिजिशियन के साथ? वही सर, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। हम चाहते हैं कि हम बीएमटी फिजिशियन के साथ इन कोऑर्डिनेशन में रहें, उनके साथ कम्युनिकेट करते रहें और पेशेंट की जो अब स्टेटस है, जो इनिशियल सिम्टम्स थे, जो उसका वेलबींग है, वेट है, हर चीज़ को मॉनिटर करेंगे। जो भी अगर उसको लिम्फ नोड्स थे तो हम चाहेंगे कि उसके लिम्फ नोड्स वापस रिमिट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और बीएमटी फिजिशियन के साथ कोऑर्डिनेशन में रह के तो बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने रेज करें कि क्लोज कोऑर्डिनेशन विद बीएमटी टीम, कि बीएमटी फिजिशियन के साथ एक क्लोज कोऑर्डिनेशन रखना जरूरी है। ट्रांसफर ऑफ केयर के भाई क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस है, बीएमटी फिजिशियन आपको एक समरी बना के भेजे कि ये इसकी प्रॉब्लम थी, इन चीज़ों का ध्यान रखना है और वो फिर आप रेगुलर चेकअप करते हैं। मेन है 5 साल तक वेट करना पड़ता है कि बीमारी वापस नहीं आई, तो 5 साल तक हमें चेक करते रहना होता है कि हाँ ब्लड कैंसर वापस नहीं आया, उसके बाद हम कह सकते हैं कि बच्चा हमेशा के लिए ठीक हो गया है। तो वो 5 साल फिजिशियन रेगुलर चेकअप करता है बच्चे को कि भाई उसको कहीं गांठें वापस तो नहीं आ रही, कोई ब्लड रिपोर्ट में गड़बड़ तो नहीं है, और डोनर सेल्स का रिएक्शन ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज वो हो सकता है। उसके क्या क्या लक्षण होते हैं मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि बच्चे की भूख कम होना, वजन कम होना, बच्चे की चमड़ी में ड्राइनेस आना जिससे थोड़ा स्किन थिक हो जाती है, और कई बार जॉइंट्स में स्टिफनेस आ जाती है, जॉइंट्स में स्वेलिंग आना, ये सब क्रॉनिक ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज के सिम्टम्स हो सकते हैं। और जो कि फिजिशियन को रेगुलर जब बच्चे को चेक करते हैं तो ध्यान रखना है कि अगर जॉइंट्स में स्टिफनेस आ रही है या वेट कम होता जा रहा है या लिवर की रिपोर्ट खराब है तो वो प्राइमरी टीम से कंसल्ट करे कि क्या इसको क्रॉनिक जीवीएचडी है, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज है, और क्या उसकी ट्रीटमेंट करना चाहिए। दूसरा, उनकी इम्यूनिटी कम रहती है, तो जैसे इन्फेक्शन हुआ तो तुरंत एंटीबायोटिक्स लगाने पड़ते हैं, जो कि आप तुरंत करते हैं जिससे कि पेशेंट्स के लिए लाइफ सेविंग होता है। तो कम्युनिटी में जो पीडियाट्रिशियंस हैं दे प्ले अ ह्यूज रोल इन सपोर्टिंग ट्रांसप्लांट पेशेंट्स, और करीब 1 साल के बाद ज़्यादातर सब दवाइयाँ बंद हो जाती है, उनकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है और ये बच्चे अच्छे रहते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया ट्रांसप्लांट के बारे में, पेशेंट्स कैसे रहते हैं, कैसे ट्रीटमेंट चलता है। तो मैं आपसे आखिरी में चाहूँगा कि आप हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को ये बताएं कि आपकी तरफ से क्या की मैसेज है या मेन मैसेज देना चाहेंगे ब्लड कैंसर पेशेंट्स को जो आज हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। तो आज का हमारा जो की मैसेज, जो टेक होम मैसेज, वो यही बनेगा कि होप नहीं छोड़नी है। अगर एक बार रेमिट हो गया है, दोबारा कैंसर आ गया है, तो न्यूअर मोडेलिटीज़ ऐसी हैं जो उसको दोबारा क्योर कर सकती हैं, और डे बाय डे ये फील्ड डेवलप हो रहा है जिससे और नई आ रही हैं टेक्नोलॉजी जिससे हम रिलैप्स केसेस को भी ट्रीट कर सकते हैं। दूसरा, हमें शॉर्ट टर्म फॉलोअप और लॉन्ग टर्म फॉलोअप दोनों पे ही ध्यान देना है। पीडियाट्रिशियन जो आपका लोकल पीडियाट्रिशियन है उनके साथ साथ बीएमटी टीम को लूप में लेते हुए हमें इनिशियल ईयर्स में जो ध्यान रखना है वो चीज़ें, जो रेगुलर चेकअप्स कराने हैं वो, और फॉलोअप लॉन्ग टर्म तक रखना है ताकि ये जड़ से ख़त्म हो सके और हम उससे जीत सकें। धन्यवाद डॉक्टर साहब। दर्शकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आज का प्रोग्राम देखने के लिए। और लास्ट में एक जो मेन मैसेज मैं भी देना चाहता हूं वो है कि आप कभी भी ये ना सोचें कि ये सब ट्रीटमेंट्स इंडिया में अवेलेबल नहीं है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता या ये पॉसिबल नहीं। बिल्कुल पॉसिबल है, और आजकल एक कॉस्ट का प्रॉब्लम आता है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक कॉस्टली ट्रीटमेंट है और हमें लगता है कि क्या हम ये करा पाएंगे। तो उसमें बहुत सारी संस्थाओं से मदद मिल सकती है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से पैसे मिल सकते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए, सीएम रिलीफ फंड से मदद मिल सकती है, कुछ एनजीओज हैं जो हेल्प करती हैं। तो इस तरीके से काफ़ी कुछ हेल्प करी जा सकती है और ट्रांसप्लांट संभव है, कराया जा सकता है। तो आज का पॉडकास्ट ख़त्म करते हुए मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि बच्चे को अगर ब्लड कैंसर है और वो रिलैप्स कर गया है तो उसके इलाज में बहुत कुछ नया ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, इलाज संभव है। आप उम्मीद ना छोड़ें और प्लीज़ ट्रीटमेंट कराएं। थैंक यू।